ऑलराइट जी, सो फोर्थ सेल वैल्यू की बात हो रही थी। फोर्थ सेल वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्राइस जो आप मार्केट में एक बुरी मार्केट के हवाले से, या जैसे हम कहते हैं कि जी मार्केट इस टाइम पे डाउन चल रही है या मार्केट इस टाइम पॉजिटिव नहीं है, सो ऐसी सिचुएशन में भी वो एसेट जितने में कम से कम बिक सकता है, हम उसे कहते हैं फोर्थ सेल वैल्यू। इसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, बहुत से वेरिएबल्स देखे जाते हैं, सराउंडिंग्स देखी जाती है, मार्केट सिचुएशन देखी जाती है, because the person or the institution who is doing the valuation process वो इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है। So they, after judging or they after inspecting and verifying different variables, वो बताते हैं या असेस करते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है और इस प्रॉपर्टी की फोर्स्ड सेल वैल्यू क्या है, और बैंक या लेंडर जो है वो फोर्स्ड सेल वैल्यू के अकॉर्डिंगली फाइनेंसिंग करते हैं। Then, in case the valuation is below the value assumed at the time of sanctioning of facilities, the same should be immediately reported to credit sanctioning authority. So, in case, let's say कि कंपनी या जो भी लोन लेने आए हैं इंस्टीट्यूशन, वो जितने का लोन ले रहे हैं और जितना उन्होंने अपना एसेट या प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, अगर वैल्यूएशन उससे कम आ जाती है तो ऑब्वियसली दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर तो लोन से ज्यादा है वैल्यूएशन, अगर तो प्रॉपर्टी की वर्थ या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन या डॉक्यूमेंटेशन में जब उसको कैलकुलेट किया गया, अगर तो वो वैल्यू ज्यादा आ रही है लोन से तो फिर तो इशू नहीं है। बट इन केस वैल्यू कम आ रही है और लोन अमाउंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी कंसिडर्ड एंड एडिशनल सिक्योरिटी शुड बी टेकन। अमाउंट है 400 मिलियन का और वैल्यूएशन आ गई लेट से 350 मिलियन की, तो इसका मतलब है द लेंडर इज स्टिल अनसिक्योर्ड। वो 50 मिलियन का डिफरेंस तो यहीं पे आ गया मेनली। फिर उसके बाद अब हम फोर्थ सेल वैल्यू की बात करेंगे, एडिशनल मार्जिन की बात करेंगे, तो वो भी उसके अलावा है। So, अगर ऐसी सूरत कोई निकलती है, वैल्यू एजम्पशन से कम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाती है, then the same should be reported to the authorities so that के बोरोवर से या तो एडिशनल सिक्योरिटी मांगी जाए या फिर उसको लोन ही कम डिस्पर्स किया जाए उसके हिसाब से जितनी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है। Then the business group should undertake fresh valuation of the property. वैल्यूएशन जो है, देखें चीजें एप्रिशिएट भी होती हैं, डेप्रिशिएट भी होती हैं। जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड जो है उसकी डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करते, दे ओनली एप्रिशिएट। लेकिन मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन चलती रहती है। प्रॉपर्टी है एक सर्टेन एरिया में, कभी उस एरिया की जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, अप्रिशिएट हो जाती है, एंड एट टाइम्स उसकी जो वर्थ है, जैसे पिछले साल में जब कोरोना इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सी सोसाइटीज में रेट प्रॉपर्टी के नीचे आ गए थे। मोस्टली उन सोसाइटीज में जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होनी थी या हो रही थी, क्योंकि डेवलपमेंट रुक गई, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन रुक गई, बहुत से जो प्रोग्रेस थी वो रुक गई। सो उन सोसाइटीज की वैल्यूएशन जो है, जो प्रॉपर्टी की प्राइस थी वो कम हो गई थी। सो एनी हाउ, सो इसलिए सिर्फ एक ही दफ़ा वैल्यूएशन करवा के उसकी बेस के ऊपर सारी कैलकुलेशन जो है वो मुनासिब नहीं है। सेंट्रल बैंक की हम अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हर 3 साल बाद वैल्यूएशन दोबारा करवाई जाए। डिफरेंट कंट्रीज में ऑब्वियसली ये रूल डिफर कर सकते हैं, बट द प्रूडेंस इज दैट एवरी 3 years द फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन। लेट्स से कि अगर लोन लिया जा रहा है 2020 में और एक दफा वैल्यूएशन करवा ली गई, तो अभी वो लोन 10 साल, 12 साल, 15 साल का लोन है, एक लॉन्ग टर्म लोन है। तो जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे दी गई है, 3 साल बाद उसकी वर्थ ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ज्यादा होने की सूरत में लैंडर सिक्योर है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वर्थ कम हो जाती है, ऐसी सूरत में द बोरोवर शुड टेक एन एक्शन आइदर टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट ऑफ लोन या फिर कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ली जाएगी। ठीक है। और बेहतर प्रैक्टिस ये है कि एक दफ़ा जब किसी वैल्यूएटर से वैल्यूएशन करवाई गई, तो जो नेक्स्ट वैल्यूएशन होगी, यानी कि 3 साल बाद जो वैल्यूएशन होगी, वो सिमिलर या सेम वैल्यूएटर से ना करवाई जाए। ठीक है, मतलब पहले लेट से एबीसी से करवाई थी,
तो अब XYZ से करवा ली जाए। द रीजन इज कि अगर ABC की वैल्यूएशन में कोई डिफरेंस है या ABC की वैल्यूएशन में कोई फ्रॉड इन्वॉल्व है या ABC की एक्सपर्टीज में कोई इशू मौजूद है, जब कोई दूसरी फर्म या दूसरी कंपनी या दूसरी इंस्टीट्यूशन उसकी वैल्यूएशन करेगा, तो वो सारे जो डिफरेंस है या जो चीज़ मिस हो रही है या जहां फ्रॉड के चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। ठीक है, सो पहली चीज, प्रॉपर्टी की हर 3 साल बाद वैल्यूएशन करवाई जाएगी। एंड द सेकंड, कोशिश या प्रेफरेबल ये है कि जब वैल्यूएशन करवाई जाए तो जिस वैल्यूएटर ने पहले की थी दोबारा उससे ना करवाई जाए बल्कि किसी और वैल्यूएटर से करवाई जाए। Then the business should establish genuineness of title documents and ensure that the property offered as a security should be free from all or any encumbrance. पहला पॉइंट तो सिंपल है कि टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो जेन्युइन होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्री है या ट्रांसफर लेटर है या फर्द की हमने बात की। आइडेंटिफाई करना कि ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और उसी बंदे के नाम पे हैं जो लोन लेने आ रहा है या जो बोरोवर है, तो ऐसी सूरत में इसको हम कह रहे हैं जेन्युइननेस। द नेक्स्ट थिंग विच इज नॉट येट क्लियर इज इन व्हाट इज इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब ये है कि किसी और बंदे का, किसी और पार्टी का, किसी और लेंडर का या किसी और बैंक का उस प्रॉपर्टी पे चार्ज तो नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रॉपर्टी 2 से 3 लेंडर्स को एज अ सिक्योरिटी दी जाए, उस पे इशू नहीं है, दी जा सकती है अगर उस प्रॉपर्टी की वर्थ है। लेकिन अगर ऐसा कोई चार्ज है तो फिर अपने आप को परफेक्ट करना या सिक्योरिटी को परफेक्ट करना या अपने आप को सिक्योर करना, उसका प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, सो इनकम्बरेंस किसी भी तरह हो सकती है। इनकम्बरेंस या चार्ज या कोई भी फ्लॉ, लेट से एक सोसाइटी एनुअल कोई अमाउंट या सब्सक्रिप्शन चार्ज करती है वहाँ के ऑनर से। लेट से कि बहरिया एक सोसाइटी है जो रेजिडेंट से या जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो हर साल कोई चार्जेस या कोई ड्यूज लेती है। अब अगर वो ड्यूज 3 4 5 साल लेट से पे नहीं किए गए, तो इसका मतलब है सोसाइटी को जब तक वो ड्यूज नहीं मिलेंगे, सोसाइटी उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को, उस जगह को क्लियर नहीं करेगी। इसका मतलब है जब भी कोई लेंडर उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहेगा तो पहले जो चीज रिक्वायर की जाएगी बाय द सोसाइटी, दैट विल बी कि इसके ड्यूज क्लियर करें। इसी तरह गवर्नमेंट को कोई ड्यूज हो सकते हैं, इसी तरह कोई चार्जेस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इनकम्बरेंस या कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद है उस प्रॉपर्टी को सेल करने में। ठीक है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करने में। इसको हम कहते हैं इनकम्बरेंस। या एक प्रॉपर्टी है जिसपे लेट से आप बैंक अल्फला में काम करते हैं और आपके पास वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होने आई है, आपसे पहले ही वो HBL में भी मॉर्गेज है और MCP में भी मॉर्गेज है। अब अगर आप प्रॉपर्टी, लेट से कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है और आप प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं बिक रही बिकॉज ऑलरेडी MCP और HBL का भी उसके ऊपर चार्ज है। वो प्रॉपर्टी नहीं बेचने देंगे। दैट मीन्स वी हैव सर्टेन इनकम्बरेंस ऑन इट। ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि लोन देने से पहले वो सिक्योरिटी की एक तो ओरिजिनल या जेन्युइननेस को चेक कर लिया जाए, एंड इट शुड आल्सो बी इंश्योर्ड कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से कोई चार्ज या पहले से कोई इनकम्बरेंस मौजूद ना हो। Then they should check whether the proposed mortgager has already created any tenancy agreement. Tenancy agreement, rental agreement कह ले, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर एक प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी एक रेंटल एग्रीमेंट मौजूद है, टेनेंसी एग्रीमेंट मौजूद है, तो ऐसी सूरत में जब वो चीज़ कोर्ट में प्रेजेंट होगी या वो सेल करने की कोशिश की जाएगी तो साइमल्टेनियसली 2 कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉपर्टी पर निकल आएंगे। ऐसी सूरत में हो सकता है रेंटल एग्रीमेंट जो है वो प्रीवेल कर जाए और प्रॉपर्टी सेल ना हो सके। ये सारे इश्यूज से बचने के लिए ये देखा जाना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी है इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। इसके ऊपर कोई टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ जो प्रॉपर्टी को बेचते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। ठीक है,
और इन केस अगर कोई टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है तो पहले उसके सारे एस्पेक्ट्स को देख लिया जाए, तो सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद लीगल ओपिनियन ले लिया जाए। और लीगल ओपिनियन कैसे लिया जाता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि या तो किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट लॉयर से ले लें, या फिर अगर इन हाउस आपका कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है, लॉयर्स हायर किए गए हैं, तो एडवाइजर्स मौजूद हैं जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, सो वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करके अपना ओपिनियन दे दें। और अगर लैंडर सिक्योर है तो फिर ही उसके ऊपर डिस्बर्समेंट की जाए लोन की, अदरवाइज वो लोन डिस्पर्स ना किया जाए। यहाँ तक बेटा कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके देन लेट्स रीड आउट द लास्ट स्लाइड, फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे। It must be ensured that the property is not in any dispute. There are no dues outstanding against it. So ये already मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि dispute नहीं है। जब भी कोई इशू आएगा, इनकम्बरेंस आएगी, कोई ड्यूज क्लियर नहीं है, कोई डिस्प्यूट है, तो लेंडर को वो प्रॉपर्टी बेचते हुए प्रॉब्लम आएगा। so, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए द परफेक्ट थिंग इज के बिफोर डिसबर्समेंट उन सारे एस्पेक्ट्स को देख लिया जाए, उन सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर कर लिया जाए, उसको परफेक्ट कर लिया जाए और फिर लोन डिस्पर्स किया जाए। सो द सिमिलर थिंग इज के अगर उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट है, सो लेट द डिस्प्यूट रिजॉल्व फर्स्ट, और अगर नहीं है दैट मीन्स द प्रॉपर्टी इज फाइन। सेकेंडली, अगर कोई ड्यूज है, कोई टैक्स रहता है, कोई चार्जेस रहते हैं, कोई पेनल्टीज रहती हैं, तो पहले वो पेनल्टीज क्लियर की जाए और फिर उसके बाद उसके ऊपर लोन दिया जाए। The property has been acquired on lease. The remaining period should not be less than 10 years as required by the State Bank of Pakistan. So ये क्योंकि पाकिस्तान के रेफरेंस से मैंने सारा लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई ऐसा एसेट मॉर्टगेज के लिए दिया जा रहा है जो लीज पे लिया गया है, ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा एसेट, एक ऐसा इमूवेबल एसेट जो लेंडर को सिक्योरिटी के तौर पे दिया जा रहा है, मॉर्टगेज करवाया जा रहा है, तो जो लीज एग्रीमेंट है शुड नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। और लोन ऑब्वियसली 10 ईयर से भी फिर कम होना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स लीज एग्रीमेंट ज्यादा टाइम का होना चाहिए, और जो लोन अमाउंट है या जो लोन इंटरवल है या जो लोन टाइम है वो लीज टाइम से कम होना चाहिए, ताकि इन केस अगर वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़े या इन केस वो प्रॉपर्टी के कोई बेनिफिट लिया जाना चाहिए तो वो लीज जो है वो मौजूद हो, या जो ऑनरशिप है या जो टाइटल है या जो यूजेज है वो उसी बंदे के पास तब तक मौजूद हो जब तक कि वो लोन एडजस्ट नहीं हो जाता। ठीक है। So minimum here, what SPP says is that minimum the lease should be of at least 10 years, और फिर उसके बाद उस एसेट को मॉर्टगेज करवा के लोन लिया जा सकता है। एंड लास्टली, सेफ गार्डिंग द बैंक्स इंटरेस्ट, या बैंक्स की जगह आप लेंडर भी लिख सकते हैं, सेफ गार्डिंग द लेंडर्स इंटरेस्ट टू द मैक्सिमम, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द रिमेनिंग लीज पीरियड इज ग्रेटर देन द लोन। ये मैंने आपको भी बता दिया कि लेट से लोन अगर 5 साल का है तो लीज मिनिमम तो 10 ईयर्स की होनी ही चाहिए, और लेट से अगर लीज 15 ईयर्स की है तो लोन 15 ईयर्स से कम होना चाहिए, 16 या 17 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीज एग्रीमेंट जब खत्म हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी तो फिर रहेगी ही नहीं उस बंदे के पास जिसने मॉर्टगेज की हुई है या जिसने मॉर्टगेज करवाई हुई है। सो ऐसी सूरत में द लेंडर और द बैंक विल बी एट स्टेक। सो लेट से अगर लीज एग्रीमेंट 20 ईयर्स का है तो लोन शुड बी लेस देन ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन सिक्योर द बैंक्स इंटरेस्ट और द लेंडर्स इंटरेस्ट। जी, यहाँ तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।